अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। नाजरीन, किसी जगह पर एक ऊँट को छत पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। किसी ने पूछा कि ऊँट को छत पर क्यों चढ़ाया जा रहा है, तो जवाब मिला कि इसे ज़िबा कर रहे हैं और क्योंकि छुरी छत पर पड़ी है। ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि इस मिसाल को अगर आजकल की हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है, बड़ी मुमासलत है। मुल्की सियासत के फैसलों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना के अहम अरकान लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के पास गए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि PDM के वफाकी हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद भी सारी काबीना लंदन में नवाज शरीफ से मिलने गई थी। IMF से डील के लिए जाने से पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी लंदन नवाज शरीफ से ज़रूरी डायरेक्शंस लेने गए थे। और अब वो सारे मुतालबात जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने जलसों में करते हमें नज़र आते हैं, उनके फ़ैसले लंदन में तरतीब दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत गिराने और नया वज़ीर आला लाने समेत नवंबर में होने वाली आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने कायद और बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ डिस्कस करने के बाद, उनसे मुशावरत करने के बाद ही करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल चारसद्दा में खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों में कॉल दूंगा तो आपने हकीकी आज़ादी के लिए मेरे साथ निकलना है। उनकी कॉल पर रद्द-ए-अमल देते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप कॉल दो, हकीम सनाउल्लाह आपके इंतजार में बैठा है। तहरीक इंसाफ का अर्ली इलेक्शन का मुसलसल तकाजा और हुकूमत की तरफ से दो टोक जवाब। महसूस ऐसे होता है कि मुफाहमत पर डेडलॉक लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमत को ये वाज़े कर चुकी है कि फ़ौरी इंतखाबात की कॉल दो, वरना हम इस्लामाबाद की तरफ कॉल देंगे। और साथ ही इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर मामलात जो हैं ये सबके हाथों से निकल जाएं। मगर हुकूमत इमरान खान की धमकियों को शायद गीदड़ भपकियाँ समझ रही है और शायद यही वजह है कि वो इन चैलेंजेस को संजीदगी से लेने की बजाय मुद्दत पूरी करने और नवंबर में होने वाली तैनाती की बातें कर रहे हैं और मशवरे के लिए लंदन में बैठे हैं। नैब तरमीम के बाद अपने केसेस वापस कराते नज़र आ रहे हैं। इंतखाबी तरमीम के बाद EVM को मुअत्तल करते हुए नज़र आते हैं और वो सभी तरमीम ये लोग कर रहे हैं जिससे इत्तेहादी जमातों को कहीं ना कहीं से राहत मिलती नज़र आ रही है। नाजरीन, ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुतालबा अर्ली इलेक्शन से ज़्यादा अर्ली इलेक्शन की तारीख देना है। वैसे भी आम इंतखाबात पे ज़्यादा वक्त नहीं रहा और अगर मुल्क के तमाम इलाकों से सैलाब उतरने का इंतज़ार किया जाए, जैसा कि ज़िमनी इलेक्शन को भी इसीलिए मुलतवी किया गया कि माहौल साजगार नहीं है, अमला नहीं है, सब लोग सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ हैं और माहौल को साजगार बनाने का अगर मुनासिब वक्त दे भी दिया जाता है तो भी शायद चंद महीनों का फ़र्क निकलता है। शायद इसी बात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी ये बयान दिया था कि कुछ लो और कुछ दो के साथ मुफाहमती जो मामलात हैं ये हल हो सकते हैं। पीछे बचती है फिर नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती, जिसे दोनों अतराफ से बयानात के ज़रिए खासा अहम नुक्ता बना दिया गया है। नया आर्मी चीफ नया वज़ीर आज़म ही लगाए और पूरे मैंडेट के साथ आकर लगाए, क्योंकि ये बिला शिरकत गैर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है और इमरान खान मौजूदा वज़ीर आज़म बल्कि 13 जमातों की हुकूमत को ही इम्पोर्टेड हुकूमत मानते हैं। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि आर्मी चीफ जो भी होगा तो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल में से ही होगा, कोई बाहर से डायरेक्ट तो लगाया नहीं जा सकता। ये सब सेकंड लेफ्टिनेंट से ही शुरू होकर एक से एक कारकर्दगी पर तरक्की पाते पाते लेफ्टिनेंट जनरल्स तक पहुंचते हैं। बल्कि एक कोर कमांड को भी कमांड करना पोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी रंग देना या जो लगाए उसके साथ जोड़ना ये भी मुनासिब नहीं है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, अब आप लोग 2 हफ्तों की मोहलत दे रहे हैं कि 2 हफ्तों के बीच में अगर अर्ली इलेक्शंस की डेट सामने नहीं आती है तो आप लोग कॉल देंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बयान आपने सुना होगा, वो कहते हैं आप लोग आए, हकीम सनाउल्लाह आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे पहले तो आप लोगों को छोड़ दिया था, अब की बार तो छोड़ेंगे भी नहीं, आप निकल कर तो देखें। देखिए, ये तो खैर ये जाहिर करता है कि मौलाना और वो जो राना सनाउल्लाह है ये गैर संजीदा लोग हैं और इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मुल्क इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में ज़ाती फ़वाइद उठाए और मुल्क के मफादात को इन्होंने बालाए ताक रखा। अब बात यह है कि जिस तरह के एक आम आदमी की ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो गई है इस महंगाई की वजह से, आधा सिंध जो है पानी में डूबा हुआ है, बाकी मुल्क महंगाई में डूबा हुआ है। इनको
न तो परवाह है और न इनमें ये अहलियत है कि इस जो महंगाई के जो सैलाब आया है उससे किस तरह से लबोर्दाजमा हो। इन्होंने हमेशा ऐसी सियासत की है कि जिसमें के अवाम तो कोई इनकी नजर में कुछ है ही नहीं। असल चीज क्या है, वो इनके लीडर, इनकी पैसा, मुल्क को कंगाल करना। और शिबली साहब, अभी आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है? अर्ली इलेक्शंस या आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तैनाती तब तक मौखर कर दें जब तक इलेक्शंस नहीं होते, भले वो 1 साल तक ना हो? आप लोगों की अभी प्रायोरिटी क्या है? नहीं, हमारी प्रायोरिटी देखें यही है शाजिया के, देखें मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जिस महंगाई, जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन, आप एक्सचेंज रेट देखें, आप इंपोर्ट्स को देखें, यहाँ पे एलसीज नहीं खुल सक पा रही, लोग अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, डॉलर की शदीद किल्लत है, और ये एक्सचेंज रेट जिस तरह से एक गैर यकीनी उसका एक बिहेवियर है, तो उसके अलावा जो जिस तरह हमारे महंगाई बढ़ रही है, चीजें नापैद हो रही हैं, मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। अर्ली इलेक्शन, कितने अर्ली इलेक्शंस आप मुझे ये बताएं ना, कितने अर्ली इलेक्शन शिबली साहब? अगला महीना, उससे अगले महीना, 1.5 महीना रह गया नए आर्मी चीफ की तैनाती में। पहले ये तैनाती हो जाए, उसके फौरी बाद भी इलेक्शन हो जाए, तो ये बिल्कुल ठीक है आप लोगों के लिए, काबिल कबूल है? देखें पहली बात तो ये है कि जो मैं ये जिस तनाजुर में आप बात कर रही हैं, हम उसको मैं जरा थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर दूं। जब खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उनका मकसद ये था कि वो लोग जो कि जिनकी के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, वो लोग जो कि जराइम में कन्विक्ट हो चुके हैं, तो वो लोग इस अहम पोजीशन की तैनाती का न तो मॉरल राइट रख सकते हैं और न सियासी राइट रखते हैं। इसलिए लेकिन आईनी और कानूनी राइट तो है ना शिबली साहब उनके पास? नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए कि आधी पार्लियामेंट रिजाइन किए हुए है और न तो उनकी कोई रिट है, और ये जो है तो पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब उनका जो पॉइंट था वो ये था कि ये बिल्कुल इसी बात के मुतरादिफ है कि जैसे कि कोई मुजरिम जजेस का इंतखाब करे। ये कभी हो सकता है? इनकी जो वो है क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो एक मुल्क में, देखिए इनकी सियासत खत्म हो गई है। अब ये जो ये 15 पार्टीज या 14 पार्टीज हैं, आपने अवाम का फैसला सुन लिया है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, और बाकी ये जो स्टेटस को की जो फोर्सेस हैं, 4-5 नाम है ना जिनमें से आर्मी चीफ की ज़ाहिर तैनाती होनी है, तो आप लोगों को एतराज किस चीज का है? जो नाम सामने आए हैं, क्या उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर रिजर्वेशन है? नहीं, हमने तो अपनी रिजर्वेशन बता दी है ना, कि ये हुकूमत जो कि एक बड़ी आर्जी और एक नालायक, नाअहल और एक ऐसी हुकूमत जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर है उस पे फर्द जुर्म आयद होनी है, 60% काबीना जो है वो जमानतों पे है। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये इन लोगों के हाथ में दी जाए जो कि इस वक्त मुल्क की सियासी सपोर्ट नहीं रखते? आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जलसे हो रहे हैं, जब खान साहब 1 घंटे की कॉल करते हैं तो सारे लोग उमड़ आते हैं। देखें, ये इस वक्त एक तारीखी मौका है जिससे कि मुल्क गुजर रहा है। इट्स नाउ और अगर ये तैनाती हो जाती है, शहबाज शरीफ ही अगर ये वजीर आजम मौजूदा वो ही करते हैं, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे? देखें मेरी बात सुनो, हमारा जो इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, एक तो ये है कि हमने एक ऐसी हुकूमत जिसने कि अवाम का जीना दोभर कर दिया है, महंगाई के सैलाब में डुबो दिया है, इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे। और इनको चले इसके खिलाफ तो एहतजाज करेंगे, उस तैनाती के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे जो इनके हाथों से होगी। जी, उस तैनाती के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे जो इनके हाथों से होगी। देखें मेरी बात सुने, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने दे दिया है। हम एक सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी हैं जो कि चीजों को आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हमारे एहतजाज भी हुए हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो कि हम साजिशों के जरिए, जिस तरह के हमें हटाया गया और साजिश के जरिए एक हुकूमत आई, आप अवाम से बाहर निकल के, और मुझे मीडिया से भी आपको मिला है कि आप लोगों ने वो किरदार अदा नहीं किया अवाम की सपोर्ट के लिए, जिसके लिए इमरान खान खड़ा हुआ है। वो टेलीफोन करता है, आप उसको भी ब्लॉक करते हैं।
मीडिया में आपके जो साथी हैं उनको उनकी हरासमेंट, प्रोसिक्यूशन हो रही है, हरासमेंट हो रही है, आप लोग खामोश बैठे हो। नहीं, आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, हम आवाज तो उठाते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये ARY के साथ हुआ होता है या माजी में जियो के साथ हुआ या आज जो बोल के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो ये तो सॉलिडारिटी का ये कौन करता है? ये इस वक्त में जबकि आवाम की जो हालत है वो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें कि गरीब आदमी, चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो, क्या अच्छे जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अब उनको महंगाई ने बिल्कुल बेहिस कर दिया है। तो ऐसी हुकूमत जो कि ना लोड शेडिंग को कंट्रोल कर सके, बिजली की बिल आप देखें, चीजों की अशियाए खर्दोनोश की चीजों को आप देखें, आसमान से बातें कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होगा जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, आटे का क्राइसिस, एक आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मजहबी मनाफरत, अब आप देखें कि जो इमरान खान के खिलाफ जो कि एक सिंबल है जो मजहबी उसमें जहाँ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो उन्होंने एक वो किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो उन्होंने किया, जो जिस तरह से वो नई जनरेशन की तरबियत कर रहे हैं मजहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, उस पे आपने देखा कि PTV ने क्या प्रोग्राम ये जावेद लतीफ ने चलाया है। ये सारी स्टोरी है। और मैं आपको बताऊं आपके प्रोग्राम की वसातत से, अगर खान साहब की सिक्योरिटी को खतरा लाहक हुआ, उसके जिम्मेदार वो उन्होंने नाम लिख कर दे दिए हैं और वही लोग जिम्मेदार होंगे। ये आज की जितने भी वो लोग हैं जो कि इससे ताल्लुक रखते हैं वो जिम्मेदार होंगे। और खान साहब की सिक्योरिटी को अगर कंप्रोमाइज किया गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो सड़कों पे, और जो हम एहतजाज करने वाले हैं वो जो है तो इस चीज को इनकी ये जो मौलाना फजल रहमान है। अच्छा, ये तय है कि 2 हफ्तों में अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है अर्ली इलेक्शंस की तो कॉल देंगे, या 2 हफ्तों के बाद भी कहेंगे कि कॉल का इंतजार करें? नहीं, हम तो अपनी टाइम के मुताबिक करेंगे। हम ये जो है तो ये किसी भी वक्त हो सकता है। अच्छा, हम कोई ये नहीं है कि ऐलान करेंगे कि जी हम 2023 में जो है तो हम वो करेंगे एहतजाज। ये हमारा आज की इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इससे लेकर और आगे दिनों तक किसी भी दिन ये हो सकता है, क्योंकि अवाम मजीद इस करप्ट हुकूमत को अच्छा, शबीर साहब एक और चीज बताइएगा, कल कोर कमेटी का इजलास हुआ, क्या इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को उन पे बरहमी का इजहार किया कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो उन्हें बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं? वो कहते हैं कोई भी जो है ना पार्टी का रहनुमा पार्टी पॉलिसी से हटकर ट्वीट ना करे। कुछ दिन पहले फैसल वाउडा साहब ने भी एक टीवी पर बयान दिया था कि मैंने कुछ वफाकी वजीर जब आप लोग हुकूमत में थे उन्हें मिलते देखा था आर्मी चीफ से, और मैंने उनसे कहा था कि ये 2 मुंह वाले सांप हैं, इनसे बच के रहें। फिर मैंने इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनसे भी कहा था कि ये लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या उसी तनाजुर में एक बार फिर से इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया? नहीं जी, देखिए ये पहली जो बातें आपने अभी की हैं उसका तो ना मुझे इल्म है, ना मैं उनको एंडोर्स करता हूँ, ना ऐसी बात मैंने सुनी है। फैसल वाडा साहब ने टीवी पे कही है ये बात। फैसल वाडा को वो ठीक है ना, वो एक स्पोक्स पर्सन है, आपने कोट किया है इमरान खान को। हाँ। तो मैं उसकी बिल्कुल तरदीद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि देखें किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसका एक डिसिप्लिन होता है कि वो अपने बॉस को, इस पार्टी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका बॉस इमरान खान है और उसकी इजाजत के बगैर ना हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकते हैं, ना हमें मिलना चाहिए, ना किसी और से। कुछ लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, वैसे कुछ लोगों ने खिलाफ वर्जी की है जी, कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करी है। देखिए किसी ने अगर की हो या नहीं की हो, पार्टी लीडर की ये इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जरूर दी हैं कि किसी से भी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी या किसी भी और किसी भी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते क्योंकि उससे बदगुमानियां होती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं है और उसकी बुनियाद पे हम गलत इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ वो अभी जो मुफाहमती राब्ते हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कुछ खास लोगों को असाइनमेंट दी हुई है, वो कुछ खास लोगों को तो जाहिर नॉमिनेट किया होगा, वो सिर्फ उन लोगों को इजाजत है कि वो राब्ते कर सकते हैं। देखें पार्टी के चेयरमैन जो भी डायरेक्शन देंगे ना उस पर अमल होगा। और दूसरी बात यह है जी कि देखें इस वक्त ये सारे इश्यूज को आप अवाम के इशू को आप नहीं बुला सकते। आप पाकिस्तान देखें, रियासत अवाम के लिए होती है, अवाम रियासत के लिए नहीं होती।
आपने अगर अपने अवाम को जो कि इस मुश्किल में है, इस एक नाअहल एक करप्ट हुकूमत जिसने अपने आप को NRO दिया है, ये सारे केसेस जो हैं उन्होंने अपने माफ करवा लिए कि नहीं? यही इमरान खान कहता था। बिल्कुल। अगर चाहते तो हम भी इनको ये NRO दे के अपनी हुकूमत चला सकते थे, लेकिन हमारा जो ईमान है, हमारा जो पार्टी का बुनियादी मकसद है कि हमने करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना। हमने लेकिन ये केसेस तो बंद नहीं हो गए दोबारा? अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं तो ये खुल जाएंगे दोबारा केसेस सारे? देखिए, बिल्कुल खुलेंगे, बिकॉज ये गैर कानूनी कानून है। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। कोई अपने बारे में ये फैसला नहीं कर सकता कि मैंने ये जुर्म किया तो इसका मैं जज भी बन जाऊं और मैं अपने जराइम को माफ कर दूं। देखिए, ये मुल्क के साथ एक खेल हो रहा है, ठीक है, और ये खेल मजीद जारी नहीं रह सकता, बिकॉज मुल्क इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। मुल्क बहुत नीचे जा चुका है। जो ये पिछले 5 महीनों में ये जो नालायक और नाअहल करप्ट लोग आए हैं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब आपका। तारिक साहब, इमरान खान साहब तो अपने कारकुनान को तैयार किए बैठे हैं कि 2 हफ्तों का उन्होंने वक्त दिया है कि 2 हफ्तों में अगर आप लोगों ने, हुकूमत ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की तो वो इस्लामाबाद आएंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा। तो आप लोग क्या सिर्फ, अगर हम ये समझें कि सिर्फ नवंबर की अहम तैनाती के बाद आप लोग अर्ली इलेक्शंस का अनाउंस करेंगे, या उससे पहले भी ये हो सकता है कि इस्लामाबाद इमरान खान को ना आने दिया जाए? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि 4 साल हुकूमत में भी उन्हें मुल्क के जो मामलात हैं वो उन्हें समझ नहीं आए, ना मुल्क की सिचुएशन समझ आई और ना उसको वो कुछ सुधार सके। और इस वक्त भी जो मुल्क की सूरत हाल है, आप देखें कि 1/3 यानी 1/3 पाकिस्तान की आबादी है वो सैलाब की वजह से डिस्टर्ब है। और इमरान खान साहब उस पर बात करने की बजाय और ये बात करने की बजाय कि हम अपने उन ख़ानदानों की, अपने उन पाकिस्तानियों की, अपने उन बहनों और भाइयों की मदद कैसे कर सकते हैं कि दोबारा उन्हें हम अपने घरों में बसाएं, उनके लिए आसानी पैदा करें। हमारी फसलें तबाह हैं, हमारे लाखों की तादाद में मवेशी जो हैं वो मर गए हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और अभी उनकी रिहेबिलिटेशन में हमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो वो ये भी तो कह रहे हैं, चलें ठीक है, लेकिन जब तक नए इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं होती, कोई प्लान नहीं बनता, तो तब तक जो नई तैनाती है आर्मी चीफ की नवंबर में, उसको फिर मौखर कर दें। देखिए, वो तो मौखर कर हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ का अपना एक टेन्योर है और जब वो टेन्योर मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद यकीनी तौर पे नए आर्मी चीफ की तैनाती। तो कानून जो 2019 में कानून बना था, उसमें एक्सटेंशन का कानून तो बना था ना कि तौसीह दी जा सकती है। नहीं, तौसीह देने की जो बात है वो अलग एक डिबेट है। देखें, इस वक्त अगर आपके पास 5 जो है वो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल के नाम है, जिनमें से एक की अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ हो सकती है और उसके साथ साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इससे पहले भी जो साबका हुकूमत है उसने एक्सटेंशन दी, तो एक्सटेंशन की ऑप्शन जो है ये मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर फैसला जो है वो तो ज़ाहिर है मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने करना है। ये प्रोरोगेटिव जो है ये हमेशा, और ये फैसला नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो उन्हें न सिर्फ अपना बड़ा भाई बल्कि अपना कायद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट की है। 6 आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ अदवार में अपॉइंट किए हैं। तो यकीनन आप उनके तजर्बे को इसी चीज का तो कंसर्न है तहरीक इंसाफ को कि एक सजा याफ्ता शख्स जो है, जो जेल में सजा काट रहा था, वो तो इलाज के लिए वो शख्स गया था बाहर, तो ऐसे शख्स से कैसे पार्टी पॉलिसी जो है वो मुल्क की जो पॉलिसी है उससे, उसकी मुशावरत से, कहा हम तैनाती कैसे नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से हो सकती है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई, जिस तरह उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया,
वो सारे फैसले इंतहाई मुतनाज़ा हैं। हम अदालतों में उनको चैलेंज किए हुए हैं और हम अपना जो एक कानूनी और आईनी हक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उस पर तो ज़्यादा बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि हम उसके ऊपर अपना लीगल राइट जो है वो सारा इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब वो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर किससे मुशावरत करते हैं या नहीं करते, ये उनका प्रेरोगेटिव है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर सवाल उठाना ही बड़ी बेवकूफ़ाना बात है। और दूसरी बात यह है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है कि उनकी लेजिटिमेसी या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनका इख्तियारात, तो उस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह बात है कि जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे वो भी कोई सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी। ये सारे इत्तेहादी उनके साथ थे तो वो वज़ीर आज़म थे, वही सारे इत्तेहादी हमारे साथ है तो हम वज़ीर आज़म हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब भी उतने ही लेजिटिमेट और उतने ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं जितने इमरान खान साहब थे। उनकी आप ये कहें कि आईनी इख्तियारात के ऊपर, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर और उनकी जो एज प्राइम मिनिस्टर जो पावर्स एक्सरसाइज करनी होती है चीफ, आप लोगों को ज़मीनी हकाइक, ग्राउंड रियलिटीज जो है मुल्की मईशत को लेकर, मुल्की हालात को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, इससे यकीनन बखूबी आप लोग वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में इलेक्शंस को मज़ीद डिले करना क्या आप लोगों के लिए नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए मैडम, इलेक्शन को हम डिले नहीं कर रहे। इलेक्शंस का एक वक्त मुतय्यन है और वो मौजूदा जो असेंबली है इसकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होने हैं। वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। भले अवाम जितनी भी मतनफर हो जाए, अवाम बिजली के बिल नहीं दे पा रही है, अवाम अपना 2 वक्त का खाना नहीं ले पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं जी कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या ये जो मुल्क के माशी हालात हैं, क्या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल कोई इलेक्शन है? तो एक गू की कैफियत तो खत्म हो जाएगी ना? नहीं, गू की बात नहीं है। गू क्या है? मौजूदा असेंबली की अपनी एक मुद्दत है, वो उसने पूरी करनी है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। उसके बाद इलेक्शन होने हैं। लिहाजा इसमें ना कोई गू है और ना कोई कंफ्यूजन है, ना हम इलेक्शन डिले करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन हालात की आपने निशानदेही की है वो चैलेंजेस मौजूद है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। मुल्क में महंगाई है, मुल्क में इस वक्त जो है वो बिजली के बिलों के हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत हैं और ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं, हम अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात करते हैं। तो इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर तो वो इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, अवाम का जत्था लेकर, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वो 10 दफा आए, वो 100 दफा आए। उन्होंने इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बंद किया, पाकिस्तान को बंद करने की बातें की। वो बातें इमरान खान साहब करते रहते हैं। और अगर मुल्क इस वक्त, जिस तरह मैंने सिर्फ इशारतन आपको कहा कि 1/3 जो है मुल्क वो इस वक्त बेसरो समानी के आलम में पड़ा है, आबादी जो है वो खुले आसमान के नीचे सो रही है और वो दारुल खिलाफे को बंद करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम अपनी ताई के ऊपर जो हमें आप ये कहें कि बतौर गवर्नमेंट जो हमारी जिम्मेदारी होगी हम अदा करेंगे। इमरान खान साहब अपना जो नाटक करना है वो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, आप साथ हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि मुल्क की अहम फैसले जो हैं, यहाँ की काबीना और प्राइम मिनिस्टर लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब से, इसहाक डार से, जो मफरूर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, इलाज के लिए गए, वापस नहीं आए, अब नवंबर में जो अहम तैनाती होनी है उस पर मुशावरत करनी हो, या आइंदा मुल्क की सियासत का लाएहमल या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़, वो सारे मशवरे वहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ का ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके एतराज़ात हैं कि हम ऐसे फैसलों को कैसे माने, कैसे नवंबर की अहम तैनाती को माने, क्या ये जायज़ नहीं है? फिर देखिए, टेक्निकली तो फैसला प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। अब नवाज शरीफ उनकी पार्टी के सरबराह हैं, हेड हैं उनकी पार्टी के। अब जाहिर है एक व्यू है ये, और इमरान खान साहब इस व्यू को मुसलसल स्ट्रेस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ फैसले कर रहे हैं, और टेक्निकली नवाज वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी इजलासों में शिरकत करते हैं वाया वीडियो लिंक। उनको कायद के तौर पे देखा जाता है मुस्लिम लीग में, और मुस्लिम लीग में जो फैसला है वो नवाज शरीफ का ही होता है, चाहे वो पार्टी के मुल्क के वज़ीर आज़म की नामजदगी हो मुस्लिम लीग के हवाले से, या फिर अहम फैसले हो।
तो मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ उधर गए हैं उन्होंने ज़ाहिर है जो अहम तकरीर है उस पर नवाज शरीफ साहब की राय ली है, और ये जो मुलाकात की है ये गालिबन 1-on-1 मुलाकात, या इसमें एक आध और लोग शरीक है, लेकिन जो इत्तलात हैं वो यही है कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी साथ हैं और मरियम औरंगज़ेब भी हैं, लेकिन वो इस पर्टिकुलर हिस्से में वो शरीक नहीं थे। और ज़ाहिर है इसमें माजी में भी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ और उस वक्त चौधरी निसार का बड़ा अहम रोल होता था। परवेज़ मुशर्रफ की जब तकर्री हुई थी तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने जाके सबसे पहले मुलाकात की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मरी में, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ को इस तरह नहीं जानते थे। तो उस वक्त शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की तजवीज़ पर और उनकी रिकमेंडेशन पे जो है उन्होंने फैसला किया था। उन 5 जनरल्स में तो आते थे परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन उन्हें प्रेफरेंस दी थी अली कुली खान के ऊपर और एक और जनरल के ऊपर। और इससे पहले नवाज शरीफ, जाहिर है इससे पहले भी नवाज शरीफ आर्मी चीफ्स की तकर्री करते रहे हैं, लेकिन अहम बात ये कि जिनकी तकर्रियाँ नवाज शरीफ ने की हैं उनसे नवाज शरीफ साहब के कॉन्फ्लिक्ट भी रहे। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में, मैं ये बारहा कई दिनों से ये मेरी तजवीज़ है, अब इस पर ज़ाहिर है लोगों की राय अपनी हो सकती है, कि हमने हमेशा देखा है कि सिविलियन अदवार में जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आता है तो वो हमेशा मुतनाज़ा हो जाता है। मुतनाज़ा इसलिए कि पोलिटिसाइज हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि एक हिस्ट्री है इस तरह की। तो हमारे यहाँ इससे बेहतर है, यानी ये एक तजवीज़ है कि इससे बेहतर है कि इस चीज़ पर गौर किया जाए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है, बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, तो उसी तरह आर्मी खुद फैसला कर लेगी, उसकी फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन या फाइनल सिग्नेचर्स जो हैं वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर के हों और सेक्रेटरी दिफा उसका नोटिफाई करे उसको। लेकिन ये फैसला कि किसको आर्मी चीफ होना है, बेहतर है कि आर्मी के अंदर ही हो जाए ये फैसला, ताकि वो पोलिटिसाइज नहीं हो, वो उस तरह इशू। तहरीक इंसाफ इतनी कंसर्न क्यों नज़र आ रही है? वो मेरिट की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरिट पर हो और तब तक मौखर हो जब तक नए इंतखाबात ना हो, लेकिन फिर जब हम ये भी तनकीद सुनते हैं, और हमें भी कौन सा ये चीज़ें ढकी छुपी हैं कि उस्मान बुज़दार पर आप लोगों ने कौन सा मेरिट देखा था, KPK के वज़ीर आला को लगाते हुए आपने कौन सा मेरिट देखा था? आपकी अपनी जमात के अंदर से बड़ी वो आवाज़ें उठती थी। तो जब ये मेरिट की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता इसमें भी तजाद है, कॉन्फ्लिक्ट है? जब ये बात करते हैं कि हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को मेरिट पर लगना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अपनी पार्टी में जो किया वो मेरिट से बालातर था। शादी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरा ख्याल है इस हवाले से भी फैसला हो जाना चाहिए कि फॉर ऑल टाइम टू कम एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि एक्सटेंशन होने से अनटिल अनलेस कोई जिस तरह खुदा न खास्ता वॉर वाली सिचुएशन हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या ज़रूरत है एक्सटेंशन की? आपकी एक लंबी फहरिस्त होती है, बहुत सीनियर जो जनरल्स होते हैं, जो बिल्कुल टॉप 5 और 6 जनरल्स होते हैं, वो मेरिट पे पूरे। तो जब इमरान खान ये बात करते हैं तो इमरान खान, फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई राय दी होगी, शहबाज शरीफ, लेकिन वो राय कन्फाइंड उन्हीं 5-6 के अंदर ही होगी ना। डेफिनेटली 5-6 जो रिकमेंड करेगी, जो नाम भेजेगी GHQ, उन्हीं में से तो पिक करेंगे। होता है हमारी कुछ चंद एक मिसालें हैं तो उससे हट के भी होता है, लेकिन नॉर्मली उन्हीं। अब इमरान खान ये बताएं, जब इमरान खान ये कहते हैं कि फैसला मेरिट पे होना चाहिए, तो उनसे क्या, उसकी क्या मुराद है? क्या उनकी मुराद ये है कि सीनियर मोस्ट आदमी होना चाहिए, या उनकी मुराद ये कि उन 5-6 में कोई ऐसा भी नाम है जिसको वो समझते हैं कि वो शायद अगर उसका तकर्रुर हुआ तो वो मेरिट पे नहीं होंगे? तो इमरान खान साहब के अंदर वो क्लैरिटी आनी चाहिए, चाहे उनका नाम नवाज शरीफ ने रिकमेंड किया हो, आसिफ जरदारी ने रिकमेंड किया होगा तो वो उन्हीं 5-6 में ना। तो वो 5-6 लोग मेरिट पे पूरे उतरते हैं, उनमें कौन सा ऐसा है जिसको वो डीमेरिट समझते हैं? अब हुकूमत तो यही बार बार कह रही है कि तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करनी है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इसे मतनाज़े बनाने की कोशिश करेगी, नहीं मानेगी? देखिए, वो अगर एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया, चाहे वो ये हो कि जिस तरह की एक इत्तलात ये भी हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी जो माजी में एक्सटेंशन हुई है उसमें एक क्लॉज है ऐसी कि जिसके तहत वो कंटिन्यू कर सकते हैं और टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। इस हवाले से भी मुझे यकीन है कि
एज उससे अबव ना हो। यस और शादिया, ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक बातचीत का अमल है जो ज़ाहिर है पब्लिकली नहीं है, लेकिन इस तरह की इत्तलात हैं कि अमल है, उसमें कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कुछ बातें आगे बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर कॉल देना, लोगों को तैयार रखना, फिर एक ना ये तो वही बात होगी ना, एक हाथ आपने गर्दन पे रखा हुआ है, दूसरा आपने पैरों में रखा हुआ है। दो चीज़ें हैं शादिया, उसमें दो चीज़ें। देखिए अभी तो इमरान खान और उनके दरमियान हो रहा है ना, तो अभी गवर्नमेंट का रिस्पांस, पीडीएम का रिस्पांस उस पर क्या होगा वो नहीं पता। गालिबन अगर इमरान खान कोई चीज़ चाह रहे होंगे तो पीडीएम उसको एंडोर्स तो नहीं करेगी। अब इमरान खान जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट इसके हवाले से, तो इमरान खान कॉल देंगे। ऐसे में हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट का रुख हुकूमत के साथ होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का रुख इमरान खान का। आपको क्या लगता है तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त फोकस क्या है? वाकई अर्ली इलेक्शन या नवंबर की अहम तैनाती को तब तक मौखर कर देना जब तक इलेक्शंस नहीं होते, भले वो एक साल इलेक्शंस ना हो, भले वो अगस्त में हो, भले 8 महीनों में हो, 6 महीनों में हो? आपको क्या लगता है फोकस इनका क्या है कि वाकई अर्ली इलेक्शंस या ये तैनाती का मसला है ज्यादा? तैनाती। देखिए इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब को के पास इसलिए जल्दी नहीं है कि उन्हें पता है उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। उनको पता है कि जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर गवर्नमेंट अपने आप को अनपॉपुलर ही करेगी, मजीद आगे बढ़ेगी। तो इमरान खान के सामने इलेक्शंस, जल्दी इलेक्शंस मसला नहीं है। उनके सामने ये है कि तकर्रुरी क्या होती है या एक्सटेंशन कैसे मिलती है, और इसमें कहीं अगर जो है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें कहीं तय हो गई और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें बिगड़ गई तो उस सूरत में क्या होगा। मेरी इत्तलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इलेक्शन पर शायद वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट ना करें, वो ज़ाहिर है पब्लिक एक पोस्चर तो रख कर रहेगा, और ऐन मुमकिन है कि चीज़ें अगर बिगड़ जाएं, गवर्नमेंट चीज़ें इस लिहाज से आगे बढ़ी हैं कि 6 महीने साल के एक्सटेंशंस के हवाले से ये तो आर्मी चीफ पे भी तो डिपेंड करता है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो एक्सटेंशन वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन ये सारी बातें गालिबन 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के पहले हफ्ते में ये तैनाती या एक्सटेंशन के हवाले से कोई एक फैसला होना है और वही टर्निंग पॉइंट होगा। और इसीलिए इमरान खान भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि कहीं डेडलॉक हो गया है तो वो कॉल दे देंगे, कहीं ब्रेक थ्रू हुआ है तो वो कॉल नहीं देंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, MQM पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये बिगड़े ताल्लुकात अगर मज़ीद ख़राब हो गए तो वफाकी हुकूमत जो 1-2 वोटों से खड़ी है इसके लिए मुद्दत पूरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गिराने की ज़िम्मेदार भी है। इस जमात ने PDM का साथ देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ एक मुआहिदा किया था। इस मुआहदे के कई निकात में से एक ये भी था कि MQM के सील किए गए दफातर और मराकज़ जो हैं ये बहाल किए जाएंगे और लापता कारकुनान की बाजियाबी भी अमल में लाई जाएगी। मगर अब जो लापता कारकुनान हैं उनकी लाशों को लेकर बात बढ़ गई है, जिसकी वजह से जमात के कारकुनान में अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कारकुनान की नाराज़गी को देखते हुए ही MQM के मरकज़ी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर ने वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया दिया है। MQM की क़यादत ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते तो फिर वफाकी हुकूमत से हम अपनी राहें जुदा कर लेंगे। वफाकी हुकूमत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, ऐसे में बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं और घर की बर्बादी के आसार भी नज़र आ रहे हैं। शायद इन्हीं इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि पंजाब हुकूमत गिराने से पहले आप अपनी वफाकी हुकूमत की फ़िक्र करें। इन इख्तलाफात को दूर करने और MQM का गुस्सा कम करने के लिए एक तरफ वफाकी हुकूमत ने लापता कारकुनान की मिलने वाली लाशों की आज़ादाना तहकीकात की यकीन दहानी कराई है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कराची जाने और MQM के रहनुमाओं से मिलने और लापता कारकुनान के लवाहिकीन को तसल्ली देने की हिदायत की है। नाज़रीन, अगर ये इख्तलाफात तूल पकड़ते हैं तो मुमकिन है
कि MQM हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर ले, क्योंकि MQM के सीनियर रहनुमा ये इंदिया पहले ही दे चुके हैं कि हमारे कारकुनान की अगर ऐसे ही लाशें आती रहीं तो फिर हुकूमत में रहने का फ़ायदा क्या। अब अगर MQM हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेती है तो वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं बात करूँगी MQM पाकिस्तान के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को ये टास्क सौंपा गया है, क्या बातचीत हुई उनके साथ और क्या मामला तय हुए आप लोगों के? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको आपके व्यूअर्स का अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैंने सुना है कि शायद मंगल के रोज़ राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वह दीगर आला हुक्काम के साथ कराची आ रहे हैं और MQM के मरकज़ आएंगे और वहाँ के लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे, शोहदा के लवाकिन से भी मुलाकात करेंगे। अब वो क्या पैगाम लेके आ रहे हैं, क्या बात करने आ रहे हैं, क्या इंक्वायरी कमेटी की तश्कील हुई नहीं हुई, तहकीकात का आगाज़ हुआ नहीं हुआ, क्या वो TORs तय करने जा रहे हैं, यह जब उनके आने पे पता चलेगा। लेकिन जो सरसरी बात हुई थी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जहाँ पे सदा एहतजाज बुलंद किया गया था और उनको ये बावर कराया गया था कि हम आपके इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी सिर्फ नॉर्मल इत्तेहादी नहीं है बल्कि MQM के 6 से 7 वोटों पे वफाकी हुकूमत खड़ी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। तो इस बात का जो है बावर कराया गया उन्हें, और उन्हें एहसास दिलाया गया कि अगर अब भी हमारे साथ हुकूमत में रहते हुए भी अगर नादीदा क़ुव्वतें, अनदेखी क़ुव्वतें, ना नज़र आने वाले हाथ MQM के ख़िलाफ़ वही रवैया अपना के रखेंगे तो फिर MQM का हुकूमत में रहने का क्या जवाज़ बनता है। फिर हम आपका साथ क्यों दें, हम आप पे एतमाद क्यों करें, हम आपको इख्तियार क्यों दें बतौर वज़ीर आज़म। ये तमाम कंसर्न्स थे जो शोहदा की फैमिलीज़ के थे, कारकुनान के थे, ज़िम्मेदारान के थे, MQM के एक वर्कर के थे, जो वज़ीर आज़म के सामने रख दिए गए। साथ ही साथ आपने देखा होगा, अभी आपने जिक्र भी किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी ना, वसीम अख्तर साहब ने ये अंदिया भी दे दिया है कि अगर खुदा न खास्ता फिर से ये रवैया रखा गया तो हमारा ऑप्शन खुला हुआ है, हम इस हुकूमत को भी छोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो जनरल ग्रीवेंस है। हमारा जो पहला नुक्ता था माहिदे का वो यही था कि हमारे मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी, यही हमारा नुक्ता था पीपल्स पार्टी के साथ। आपके इस इत्तेहाद में शामिल होने की वजह क्या थी और पहली हुकूमत छोड़ने की क्या वजह थी? यही कंसर्न्स थे जो आपने इनके सामने रखे क्योंकि वो तहरीक इंसाफ पूरे नहीं कर सकी इसीलिए आप लोगों ने छोड़ी, या पीछे वजह कुछ और थी? देखिए शादिया साहिबा, MQM पाकिस्तान जब भी किसी हुकूमत के साथ गई है, कोलिशन में गई है, तो वो शहर कराची की बेहतरी के लिए, शहर कराची के तरक्की के लिए, अपने हलकों में काम कराने के लिए, अपने कारकुनान के काम कराने के लिए गई हो। हर सियासी पार्टी का ये हक होता है, वो इलेक्शन और सियासत इसीलिए करते हैं, लड़ते हैं कि वो इक़्तिदार में जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो में किस्मत के MQM पाकिस्तान ने तो अपनी दरिया दिली दिखाई, MQM पाकिस्तान ने तो अपना बड़ा वसी ज़र्ब दिखाया, लेकिन बदले में MQM पाकिस्तान को हुकूमत में शामिल होने के बाद सिवाय 1-2 वजारतें देने के बाद बाकी ना शहर के लिए कुछ दिया गया, ना ही जो है वो कराची के लिए, ना ही सिंध के लिए कुछ दिया गया, ना ही हलकों के लिए कुछ दिया गया। बल्कि हर दफ़ा से जब भी ये मुतालबा दोहराया गया कि हमारे मिसिंग पर्सन अब तक बाजियाब नहीं हुए, हमारे सियासी दफातर अब तक बंद हैं, हमें सियासी आज़ादी नहीं है, हमारे जो है तरक्याती काम नहीं हो रहे, हमारे शहर में तरक्की नहीं हो रही। यहाँ पे वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमत से भी आप लोगों के मसाइल हैं, उनके साथ भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो पिछले वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी हमारे सामने बेबसी का इजहार कर दिया था कि जी मैं इस मामले में, खास करके लापता कारकुनान के मामले में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब जब आपने कहा कि क्या वजह बनी इस गवर्नमेंट के साथ जाने की और इमरान खान को छोड़ने की, तो देखिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बका के लिए और आम आदमी के काम कराने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि महंगाई उस वक्त इतनी हो गई थी, अभी भी महंगाई है और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इससे कोई इनकार नहीं है, और MQM पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाती रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी उसी रवायत को कायम और दायम रखा और पीपल्स पार्टी हमेशा वादा खिलाफी करती आई है 1988 से। उसके बावजूद एतबार किया आप लोगों ने, उसके बावजूद एतबार किया इस इत्तेहाद पे? हमारे पास जी एतबार करना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं, यही 2 बड़ी जमातें हैं जिनके साथ कोलिशन बन सकता है और यही 2 बड़ी जमातें हुकूमत बना। अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते तो उनकी हुकूमत बच सकती थी ना? हमने एतबार जब किया जब हमें गारंटी दी गई। गारंटी भी किसने दी? मियां शहबाज शरीफ ने दी, मौलाना फजलुर रहमान ने दी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सरबराह आसिफ अली जरदारी ने दी कि अब की बार ऐसा नहीं होगा और आपके देरीना मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के साथ भी हमें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिला, ना ही शेयर के लिए, ना ही अपनी जमात के लिए। हमारे मसाइल जो के तूर है, जो 2018 में तहरीक इंसाफ के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में जाने के लिए MQM पाकिस्तान ने जो 9 नुकाती 9 पॉइंट्स एजेंडे पे जो माहिदा किया था, जो पैक्ट किया था,
उस पे एक नुक्ते पे भी अमल नहीं हुआ, बल्कि यही हुआ हर दफा गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। जब एमक्यूएम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाती, जब एमक्यूएम कोई सदा एहतजाज बुलंद करती, जब एमक्यूएम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, तो या तो असद उमर साहब को भेज दिया जाता, या इमरान इस्माइल साहब को भेज दिया जाता, या कभी कोई और वुज़रा आ जाते कि जहां एमक्यूएम से मिलने। लेकिन वो सिर्फ टाइम गेन करने का मामला था। लेकिन जब भी एमक्यूएम ने जेन्युइन कंसर्न की बात की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, पाकिस्तान के रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात का पिछले 10 रोज़ से सिलसिला जारी है। हेड ऑफ़ दी स्टेट्स लंदन पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के अलावा दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान के अलावा कई अरब और यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच रहे हैं। इन ममालिक में उर्दन, कुवैत, बहरीन, मिस्र और ओमान के रहनुमा शामिल हैं। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में इंतकाल करने वाली मलिका, जिनका दौर 70 साल से ज़्यादा रहा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने उन्हें एक दौर की पहचान करार दिया है। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात सोमवार को कल लंदन के कल पूरा इंग्लैंड जो है मुकम्मल तौर पर बंद होगा, छुट्टी का ऐलान है वहाँ पर, और उनके जो फ्यूनरल जनाजे के मनाजिर हैं वो दुनिया भर में लाइव टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर बराह रास्त पूरी दुनिया देख सकेगी। मलिका की आखिरी रसूमात में कुछ ममालिक को शरीक होने की दावत नहीं दी गई है, जिनमें रशिया है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार, शाम और शुमाली कोरिया शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते रूसी वज़ारत ख़ारजा ने ना बुलाए जाने पर इसे मलिका की याददाश्तों के लिए हद तक आमेज़ करार दिया था, जबकि चाइना को आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त तो दी गई, लेकिन बरतानवी पार्लियामान के रहनुमाओं ने चीनी नुमाइंदों को मलिका के आखिरी दीदार की इजाज़त नहीं दी। आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद मलिका की मैयत को लंदन के मगरबी इलाके विंडसर महल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ उनकी फ़ैमिली के लोग उनकी तदफीन करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।